आज हम पढ़ेंगे कॉन्टेम्परेरी प्रैक्टिस इशू। कॉन्टेम्परेरी प्रैक्टिस इशू में हम लोगों को फोकस किस चीज़ पे करना है, मतलब हम लोगों की प्रोफेशनलिज्म में किस किस चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या फोकस रखना चाहिए हमें कि हम किस चीज़ों से गुजर के यहाँ तक पहुँचे। सबसे पहला जो हमारा कॉन्टेम्परेरी प्रैक्टिस इशू में जो इशू आया था वो आया था डायरेक्ट एक्सेस इशू का। डायरेक्ट एक्सेस इशू में है कि कोई भी पेशेंट किसी भी कंडीशन का पेशेंट आपसे डायरेक्टली कंसर्न कर सके। पहले इस तरह होता था कि जो है फिजियोथेरेपी में हम लोग डायरेक्ट कंसर्न नहीं कर सकते थे। अगर डायरेक्टली हो भी जाता था, जैसे कोई पेशेंट डायरेक्टली आ जाए विदाउट एनी रेफरल और उसको कोई फिजियोथेरेपिस्ट डील कर ले और कोई मिसहैप हो जाए, तो पेशेंट क्लेम कर सकता था कि भाई इनके पास तो डायरेक्ट एक्सेस का इशू नहीं था, तो आपने डायरेक्ट एक्सेस के पेशेंट को क्यों लिया। ठीक है, तो ये इशू सबसे पहले आया था डायरेक्ट एक्सेस इशू में। ठीक है, एड स्टेटेड बाय एप्टा, डायरेक्ट एक्सेस इज एबिलिटी ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट टू प्रोवाइड इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट टू पेशेंट्स विदाउट द नीड ऑफ फिजिशियन रेफरल। किसी भी तरह के रेफरल की जरूरत ना हो जिसमें। ठीक है, physiotherapist believes that their extensive education and clinical training make them well qualified to practice without referral at no increased risk to their patient health, safety and welfare. ठीक है, ऐसा पीटीज सोचते हैं और कि उनकी ट्रेनिंग जो है वो एक्सटेंसिव एजुकेशन उस काबिलियत पे है कि वो अपने पेशेंट को हार्मफुल स्टेज तक नहीं लेकर आ सकते, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब ऑब्जेक्शंस क्या आते हैं आपके डायरेक्ट एक्सेस इशू में। ऑब्जेक्शन नंबर 1 जो ऑब्जेक्शन किया गया कि फिजियोथेरेपिस्ट डायरेक्ट एक्सेस नहीं दे सकता पेशेंट को, वो पहला ऑब्जेक्शन था द बिलीव दैट एजुकेशन ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट वाज नॉट sufficient to allow them to serve as initial contact for entry into the healthcare system। पहले ये समझा जाता था कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो उनको जो एजुकेशन दी जा रही है, जो एजुकेशन वो लेते हैं वो सफिशिएंट नहीं है पेशेंट को डायरेक्टली डील करने के लिए, क्योंकि पेशेंट मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ आ रहा होता है और किस प्रॉब्लम को किस कॉन्ट्राइंडिकेशंस और इंडिकेशंस के साथ डील करना है उसका जो है पता नहीं चल रहा होता। तो ये पहला ऑब्जेक्शन था जो किया गया। द रिस्क दैट सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम might be missed in system other than the musculoskeletal system। ये ऑब्जेक्शन था कि कोई भी मेडिकल इशू मिस हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल कोई भी कंडीशन जिस तरह की बहुत सारी कंडीशन मैंने आपको क्लास में कई दफा एग्जांपल दिया है कि किसी कोई भी पैथोलॉजी हो जिसमें कोई मोडालिटी अप्लाई नहीं करनी या कोई मूवमेंट नहीं करवानी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से हटके, क्योंकि हमारा फोकस ज्यादा एमएसके पे होता है, इसलिए ये भी ऑब्जेक्शन था। The fear that increase the autonomy of physiotherapists would shift them to private practice and create staffing shortage in this hospital। एक ये भी था कि आप फिजियोथेरेपिस्ट को एक फुल अथॉरिटी मिल जाएगी, फुल इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट मिल जाएगा। अगर उनको डायरेक्ट एक्सेस दे दिया तो जो है उनको एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा, वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलने की अथॉरिटी होगी उनके पास। Despite these objections, Donald Lord and Damholt found that 83% of the outpatient in Indiana would seek physiotherapists through direct access if they were allowed to do so। उस वक्त भी उसने ये रिसर्च की थी कि अगर इस तरह का एक्सेस मिल जाता है और उनको मौका मिल जाता है तो वो इन सारे ऑब्जेक्शंस के बावजूद भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं और ट्रीटमेंट भी प्रॉपरली उनका हो रहा है, इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही। तो उसके कुछ अरसे बाद एप्टा ने द अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन स्ट्रांगली सपोर्ट्स द एबिलिटी ऑफ लाइसेंस फिजिकल थेरेपी। जो लाइसेंस फिजिकल थेरेपिस्ट थे, लाइसेंस फिजिकल थेरेपिस्ट का मतलब हर जगह एक लाइसेंस मिलता है, जहां एक प्रॉपर एसोसिएशन बनी हुई होती है, जिनकी एक प्रॉपर काउंसिल होती है। उनका हर साल डिपेंड करता है कि वो क्वार्टरली बेसिस पे होता है या एनुअल बेसिस पे होता है, तो उसका एक लाइसेंस मिलता है कि हाँ आप एलिजिबल हो काम करने के। Ability of licensed physical therapists to evaluate, diagnose and treat beneficiaries requiring outpatient physical therapist without a physician referral। The physician referral is unnecessary and limit access to timely and medically necessary physical therapist services। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके लाइसेंस पे।
अभी हमें सिर्फ डिग्री दी जाती है इस वक्त, क्योंकि एसोसिएशन ही है, कोई काउंसिल नहीं है। जब काउंसिल बन जाएगी तो आपको एक लाइसेंस दिया जाता है। पहले वो लाइसेंस एक दफा लेना होता है, एक दफा एग्जाम दिया, अब आप जो है एलिजिबल हो जाते थे कि थ्रू आउट आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर अब ऐसा नहीं है। अब रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कई जगहों पे हर साल होता है वो लाइसेंस एग्जाम, क्योंकि रिसर्चेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, उन रिसर्चेस पे चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए अब लाइसेंस एग्जाम एनुअली या क्वार्टरली बेसिस पे होते हैं। एप्टा गाइड, द गाइड सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस इन द प्रोफेशन: डिस्क्राइब physical therapy practice in general, describe the role of PTs in primary, secondary, and tertiary care prevention and promotion of health, wellness, and fitness, describe the setting in which PTs practice, standardize the terminology used in the related to PTs practice, establish the test and measure, as well as interventions used in physical therapy practice. अब इसमें जो है गाइड दी गई है कि किस तरह, किस सेटिंग में आप किस तरह के ट्रीटमेंट देंगे। हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स पढ़े थे। उन टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी केयर बताया था मैंने कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी केयर क्या होता है। प्राइमरी केयर क्या होती है? जो हम लोग डिजीज को होने से पहले ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी केयर क्या होती है? सेकेंडरी केयर होती है कि मतलब प्राइमरी केयर वैक्सीनेशन और इस तरह की चीज इम्यूनाइजेशन के तौर पे आ जाता है। सेकेंडरी केयर कोई भी शॉर्ट ड्यूरेशन स्टे इन द हॉस्पिटल, वो आएगा सेकेंडरी केयर, जिसको आप जल्दी डायग्नोस करके विद इन 21 डेज पेशेंट का स्टे सेकेंडरी में 21 डेज से ज्यादा नहीं हो। कंपोनेंट ऑफ प्रैक्टिस पैटर्न, प्रैक्टिस पैटर्न के कंपोनेंट्स क्या हैं? डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ पेशेंट विल बी, ये भी एप्टा की गाइड में है कि कंपोनेंट क्या होंगे प्रैक्टिस पैटर्न के, ठीक है। डायग्नोस्टिक classification criteria used to determine whether a patient will be included in or excluded from a patron based on examination findings of impairment, functional limitation or disability. आप डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन में जाएंगे कि आप पेशेंट को किस क्लास में रख रहे हैं, कि आया वो इम्पेयरमेंट में आएगा या फंक्शनल लिमिटेशन में आएगा या डिसेबिलिटी में आएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर में डिसेबिलिटी मॉडल, उसमें था कि व्हाट इज हैंडीकैप, व्हाट इज इम्पेयरमेंट, व्हाट इज फंक्शनल लिमिटेशन और व्हाट इज डिसेबिलिटी। ICD-9 codes, the international classification of disease codes that may relate to the practice pattern. They are intended for information only and are not to be used billing or record keeping purpose. ये एक मॉडल कोड्स बताए हैं गए हैं कि जो कि डिपेंड करते हैं आपकी रिसर्च इंफॉर्मेशन पे, और इसको बिलिंग के रिकॉर्ड के लिए यूज नहीं किया जाता है इस मॉडल, इस इन कोड्स को। Examination, description of history, systemic review, and tests and measures that generate data used by the physical therapist to help confirm classification of patient client in the practice pattern. आपकी एग्जामिनेशन डिपेंड करती है कि आपने उस पेशेंट को जिस क्लास में रखा है वो उस क्लास के काबिल है या उसको उस क्लास में नहीं होना चाहिए। क्लास जो मैंने आपको बताई थी कि ये फंक्शनल लिमिटेशन में है, डिसेबिलिटी में है या इम्पेयरमेंट में है, ठीक है। फिर आती है इवेल्युएशन। Evaluation is the diagnosis process that provide information on the potential number and prognosis of visit and on factor that may require a new episode of care or may modify the frequency of visit or duration of episodes. इवेल्युएशन में आप ये डिजाइन करते हैं कि जो आपने उसका डायग्नोसिस किया है उसको कितने विजिट्स रिक्वायर्ड हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है और उस ट्रीटमेंट में कितना ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है, हर जो सेशंस आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपने इवेल्युएशन में डिसाइड कर लिया कि आप उसको किस तरह की का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब ट्रीटमेंट की टाइप्स में जो आ जाता है कि क्या क्या दे रहे हैं वो कहलाता है इंटरवेंशन।
Intervention is the list of treatment that may be used for patient client classified into the practice pattern. ठीक है, जो भी लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट आपने बनाया है पेशेंट का, वो लिस्ट ऑफ ट्रीटमेंट आपका कहलाएगा, आप उसको जो इंटरवेंशंस प्रोवाइड कर रहे हैं. इंटरवेंशंस के बाद आप करेंगे री एग्जामिनेशन आउटकम. Re-examination outcome processes that determines when re-examination is indicated, and termination measures global outcome of physical therapy service in 8 domains are established criteria of termination of physical therapy service. एप्टा ने 8 डोमेन बताए हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर रह के वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं. ठीक है, वो सिस्टमिक रिव्यू है आपके, किस सिस्टम में आप काम कर सकते हैं, किस तरह. इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट हेल्थ. फिजिकल एक्टिविटी आपके हेल्थ को इफेक्ट करती है. ओवरवेट एंड ओबेसिटी इफेक्ट करती है. टोबैको का यूज आप कितना करते हैं, आपकी बॉडी के लिए कितना वर्स है वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करती है. सब्सटेंस अब्यूज, रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर्स, मेंटल हेल्थ, injury and violence, environmental quality, immunization, access to health care. These all factors are important that affect your health system. Leading cause of death in United States. Leading cause of death is heart disease, cancer, stroke, chronic liver respiratory disease, accident, diabetes, pneumonia, influenza, Alzheimer disease, nephritis, nephrotic syndrome, nephrosis and septicemia. ये लीडिंग कॉज हैं डेथ के जो यूनाइटेड स्टेट में हैं. हमारे पास भी लीडिंग कॉज ऑफ डेथ यही है. बच्चों में चले जाएंगे वो तो मेल न्यूट्रिशन और जो है ब्रेन डिसऑर्डर्स, हेड ट्रॉमास, इस तरह आ जाएगा. हमारे पास भी अदरवाइज लीडिंग कॉज हार्ट डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक, क्रोनिक लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज, एक्सीडेंट्स, ये तकरीबन सेम है. लेकिन ये जो लिस्ट है ये बेसिकली लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन यूनाइटेड स्टेट्स है. ठीक है.